हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आरंभिक स्तर पर भाषा के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा 2016 का होगा। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर में बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के 2016 से 22 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से मॉडल पेपर की सीरीज को। यानी अब हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि होंगे सारे सब्जेक्ट में 16 से लेकर 23 तक के। तो पहले हम लोग देखते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा के मॉडल पेपर का, जो कि 2016 का है। तो ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। समय आपका होता है 2 घंटा और पूर्णांक आपका होता है 50 का। प्रश्न नंबर 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी में स्वर होते हैं तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 10, 11, 9 और 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। तो देखिए, अगर हिंदी में हम स्वर की बात करें, हिंदी में स्वर जो होते हैं आपके, वो टोटल स्वर आपके होते हैं 11। हिंदी में टोटल स्वर आपके होते हैं 11, जिनमें से आपका आता है आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल आपके होते हैं 11 सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, यानी इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है काकल, कंठ, दंत या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करेंगे। देखिए, मनुष्य के जो उच्चारण उपयोगी अवयव होते हैं वो आपके होते हैं काकल, पहला हो गया। दूसरा आपका होता है कंठ। तीसरा आपका होता है दंत। तो ये सभी आपके होते हैं मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है मनुष्य के या मानव के मुख से निकली श्वास का, निकली ध्वनि का, या निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो आपका किया जाता है मानव के मुख से निकली ध्वनि का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं, यानी ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं? ऑप्शन दिया गया है वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ओष्ठाकृत के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वृत्ताकार, पहला वृत्ताकार होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका आवृत्ताकार। दूसरा होता है आवृत्ताकार। ये दो प्रकार के स्वर आपके होते हैं ओष्ठाकृत के आधार पर। तो वृत्त किसे कहते हैं, यानी वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया और अंग हो गया। ये सभी आपके आते हैं वृत्ताकार में। और आवृत्ताकार, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे इसमें आपका आता है आ, आ, ई, ई, ए और ऐ। ये आपके होते हैं आवृत्ताकार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करेंगे।
कि व्यंजन को जो उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, वो बांटा गया है, यानी व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है कितने भागों में? तो ये टोटल बांटा गया है आपका 3 भागों में। बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में, जिनमें से पहला आपका है स्पर्शी व्यंजन, पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा आपका है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और तीसरा होता है, तीसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं आपके व्यंजन, यानी कि व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्शी, ऊष्म और अंतस्थ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यंत्र को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन दिया गया है, स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? देखिए, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यंत्र को प्रयत्न कहा जाता है। यह स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा होता है। यानी किससे होता है? श्वास तंत्री से कंपन से भी होता है, श्वास की मात्रा से भी होता है, और जिह्वा तथा अन्य अवयव द्वारा भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है, इनमें से दंत व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है ना, का, चा और डा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? देखिए, व्यंजन जो होता है, जैसे का वर्ग, पा वर्ग, ये जितने भी वर्ग होते हैं, सबका अलग अलग उच्चारण होता है। तो इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका ट्रिक है आपका के टी यम 2, KTM 2। तो देखिए यहाँ, ये जो है, ये आपका का वर्ग का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चा, फिर आपका हो जाएगा टा, फिर ये आपका हो जाएगा तो, और ये यानी ये इतने वर्ग हैं। तो यहाँ देखिए, ये के से हो जाएगा आपका का, यानी कि ये कंठ से होगा, इसका उच्चारण होगा, ये कंठ से होगा। टी से होता है ता, तो ता से हो जाएगा तालु से। यम से आपका हो जाएगा मूर्धा से, और डी से आपका दंत हो जाएगा, और ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो ये इसका, यानी कि जो का वर्ग का उच्चारण है, ये कंठ से होगा, चा का होगा तालु से, टा का मूर्धा से, ता का आपका दंत से, और पा का आपका होगा ओठ से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है आपका, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है, यानी किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया गया है, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, या विस्मयादक बोध, विस्मयादि बोधक का। तो हर्ष जो होता है, आश्चर्य, शोक, ये सभी जो व्यक्त करता है, वो आपका होता है विस्मयादि बोधक। विराम चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं, यानी पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, डा का उच्चारण, यानी डा वर्ग किस वर्ग में आता है? ये जो है, ये किस वर्ग में आता है? ऑप्शन दिया गया, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सबको पता है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टा वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, 13 संख्या है, यानी इसमें बताना है सम है, विषम है, या उपयुक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या, संख्या दो होती है, सम और विषम संख्या। तो सम होती है जो 2 से विभाज्य होती है, और विषम होती है जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। तो 13 आपका 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये संख्या आपकी विषम संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवरोही क्रम है, यानी अवरोही क्रम किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, आप गेस करेंगे। अवरोही क्रम जो होता है, अवरोही क्रम
इसमें क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, यानी कि घटते हुए क्रम इसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, मान लीजिए 5 सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो यही आपका होता है अवरोही क्रम, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 12 दिया गया है, भाग की संक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन दिया गया है भाज्य, भाजक, भागफल या उपयुक्त सभी। तो भाग की जो संक्रियाएं होती हैं, इसमें आपका भाज्य भी आता है, भाजक भी आता है और भागफल भी आता है। तो ये सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, यानी भाषा शिक्षण के कौन कौन से पक्ष हैं या कितने पक्ष हैं। ऑप्शन दिया गया है पठन, लेखन, व्याकरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए भाषा शिक्षण के पठन, लेखन तथा उच्चारण, ये तीनों इसके पक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। ऑप्शन दिया गया है लिप संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव। तो जो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, वो आपका लिप संबंधी अज्ञानता भी होता है, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान भी होता है, और सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव भी। तो ये सभी होते हैं भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 दहाई का अंक है। ये तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है कौन सा है। तो चाहे इकाई का इसमें पूछे चाहे दहाई का, तो ये यही होगा। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अतलग उत्तरीय प्रश्न। अतलग उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर आपका स्टार्ट होता है 16 से। तो ये आपका है, लेखन का अर्थ बताइए, या लेखन किसे कहते हैं। तो देखिए लेखन जो है, ये लिख धातु से बना है, यानी जो लेखन है ये किस धातु से बना है, तो ये लिख धातु से बना है। लेखन जो है लिख धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है लिखना, जिसका अर्थ होता है लिखना, लिखना होता है। लिखित भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है, यह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भाव एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है, तब उसे लिखित अथवा तो उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। तो ये आपका है लेखन का अर्थ। लेखन जो है ये किससे बना है, तो लिख धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। फिर इसका परिभाषा आगे दिया गया है, लिखना भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है, यह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भाव एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है, तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। नेक्स्ट आपका है 17, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए, वो कौन कौन सी हैं। तो जो पहला आपका है, पहला श्रेणी, वो आपका होता है स्पर्श व्यंजन। पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन, पहली श्रेणी में आपका आएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ड, चलिए देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां, जिसमें से पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। तो ये ऐसे वर्ण यानी ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी अंग का स्पर्श होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है। स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब दूसरा देखते हैं, एक ये हो गया, दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है या, रा, ला और वा। तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म यानी उष्मा वायु निकलती है, यानी गर्म वायु निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका सा, सा, शा और हा, ये 4 वर्ड आते हैं। तो ये आपका हो गया उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां। अगला क्वेश्चन,
अयोगवाह के 3 प्रकार बताइए, या अयोगवाह के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो अयोगवाह हम लोग देखते हैं पहले। तो ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। इसके नामकरण यानी इसका जो नामकरण है और जो हिंदी के पारणी है इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है किशोर दास वाजपेयी, इन्होंने इसी का किया था। यानी कि अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। इसके नामकरण हिंदी के पाणिनि कहे जाने वाले डॉक्टर किशोर दास वाजपेयी ने किया था। अब इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला अनुस्वार है, जो आपका इस तरह का ये होता है। दूसरा आपका है अनुनासिक, और तीसरा विसर्ग। तो ये आपके हो गए अयोगवाह के 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक से प्रभावित होकर अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो आपके आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 ऐसे होते हैं जो अपना रूप क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो देखिए, विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते रहते हैं या बदले, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये इतने आते हैं। इस सबका एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे लड़का, तो ये देखिए ये आपका बदलता है। जैसे लड़के या लड़को लिख सकते हैं, मैं, मुझे या मुझको लिख सकते हैं, नया का नई या नए लिख सकते हैं, और आया का आया या आई ये सभी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व के आधार पर हिंदी में ध्वनियों के नाम लिखिए। तो ह्रस्व के आधार पर हिंदी में ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, यहाँ थोड़ा इसको लगा लेते हैं ऐसे। तो यानी देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम है आ, ई, उ और री। ये आपके हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के आधार पर हिंदी में ध्वनियों के नाम आ, ई, उ और री, ये 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, बलाघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बलाघात जो होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों, भावों अर्थात मन की बातों को बताना चाहता है और वह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को स्पष्ट समझ सके, अर्थात उसी बात को समझे जिसे वह बताना चाहता है या कहना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अपने मुख से निकलने वाली धुन के कुछ वर्णों, शब्दों या वाक्यों पर कुछ विशेष जोर यानी बल देता है। शब्द का उच्चारण करते समय अर्थ तथा उच्चारण की स्पष्टता के लिए वर्ड पर विशेष बल देते हैं। अतः भाव की स्पष्टता के लिए बलाघात या स्वराघात की आवश्यकता होती है। ये है आपका, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों, भावों अर्थात मन की बातों को बतलाना चाहता है और वह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को स्पष्टता समझ सके, अर्थात उसी बात को समझे जिसे वह बताना चाहता है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अपने मुख से निकलने वाली ध्वनि के कुछ वर्णों, शब्दों या वाक्यों पर विशेष जोर, जिसे हम लोग बल कहते हैं, देता है। शब्द का उच्चारण करते समय अर्थ तथा उच्चारण की स्पष्टता के लिए वर्ड पर विशेष बल देते हैं। अतः भाव की स्पष्टता के लिए बलाघात या स्वराघात की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो देखिए, जिह्वा के आधार पर जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, जिनमें से पहला आपका है अग्र स्वर, फिर आपका है मध्य स्वर और तीसरा आपका है पक्ष स्वर। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला अग्र स्वर,
तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई, ए और ऐ। फिर दूसरा आपका है मध्य स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे आ, ये हो गया। और तीसरा है पच्छ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, जैसे ऊ, ये हो गया, ओ और औ, आ और आ, ये आपके हो गए पक्ष स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, री स्वर का उच्चारण स्थान है, यानी री स्वर का जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो री का उच्चारण स्थान होता है वो आपका मूर्धा होता है। इसके अलावा भी और होता है, तो इसके अलावा टा वर्ग पूरा हो जाएगा, फिर रा हो जाएगा और ये वाला शा हो जाएगा। इतने सब होते हैं, यानी कि री का जो है स्वर का उच्चारण स्थान ये मूर्धा है। इसके अलावा टा वर्ग में टा, ठा, डा, 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 फिर आपका रा और सा का भी उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन क्या है लिखिए, या ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म यानी ऊष्म जो है वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 ध्वनियां होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शा, शा, सा और हा। तो ये आपके हैं ऊष्म व्यंजन, यानी ऊष्म व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे हो गया सा, सा, सा तथा हा। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए, या अनुनासिक स्वर क्या होता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे आंख, हंसना, चाँद इत्यादि, ये सभी होते हैं आपके। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, मेन इसमें यही याद रखना है, मुख और नासिका दोनों से होगा तो वो आपका अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। इसमें देखिए हंसना हो गया, आंख हो गया, चाँद हो गया इत्यादि। नेक्स्ट आपका है, हलंत से क्या अभिप्राय है, या हलंत किसे कहते हैं। तो हलंत से अभिप्राय उस चिन्ह से है जो किसी शब्द को आधा दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हलंत वाक्य में शब्दों के अक्षर के नीचे लगाया जाता है, यानी जो हलंत होता है वो वाक्य में किसी शब्द के नीचे लगाया जाता है। जैसे कि पश्चात में ता के बाद लगा है यहाँ, जैसे पश्चात में यहाँ देखिए जो ता में लगा है यही आपका है हल चिन्ह या हलंत। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं लिखिए। तो ये तो सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो वर्ड होते हैं टोटल वो आपके होते हैं 26, जिनमें से आपके होते हैं 5 स्वर होते हैं और 21 आपके होते हैं व्यंजन। 21 होते हैं व्यंजन, जिनमें 5 जो स्वर होता है वो आपका होता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, चा वर्ग की ध्वनियां हैं, यानी चा वर्ग की कितनी ध्वनियां हैं, सबके नाम लिखना है। तो चा वर्ग की जो टोटल ध्वनियां हैं आपके 5 हैं, जिसमें से आपका आता है चा, छ, जा, जा, वहाँ, ये आपके हैं चा वर्ग की ध्वनियां। प्रश्न नंबर 29 है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं लिखिए। तो गुणा में जो संक्रियाएं होती हैं वो आपकी उसमें होती हैं 3, गुण, गुणक तथा गुणनफल, ये 3 होते हैं। यानी पहला आपका होता है गुण, फिर गुणक और तीसरा जो होता है वो गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। ये तो वेरी सिंपल सा सवाल है आपका। 345 में इसमें सभी का स्थानीय मान, तो सभी का स्थानीय मान ये लिखा गया है, ये सैकड़ा हो जाएगा, ये दहाई, ये इकाई, इसका ये 5 हो जाएगा, इसका ये और इसका ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, लेखन की शुद्धियों को दूर करने के उपाय बताइए। यहाँ से हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, पहला आपका है व्याकरण का समुचित ज्ञान। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, जिनमें से पहला आपका है
व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए, फिर आपका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास होना चाहिए, फिर आपका है 12 खड़ी का अभ्यास, नेक्स्ट आपका है वाचन अभ्यास, अगला आपका है शारीरिक उपचार, नेक्स्ट है तीव्र गति से लिखने का अभ्यास, फिर आपका है लिपि का समुचित ज्ञान, फिर आपका है शब्द पुस्तिकाएं जो है बनवाना, फिर आपका है अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ध्यान, मिश्रित व्यंजनों में अशुद्धियाँ, वा और बा यानी वा और बा की अशुद्धियाँ, अगला आपका है अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियाँ। तो ये सभी होते हैं आपके लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। अगला क्वेश्चन है विधानवाचक और निषेधवाचक वाक्य में अंतर लिखिए, वो भी उदाहरण सहित, यानी उदाहरण सहित देकर इसको समझाना है। तो देखिए विधानवाचक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस, और निषेधवाचक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब आप इसको एकदम समझ गए होंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। तो देखिए विधान वाक्य किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये आपका हो गया विधानवाचक वाक्य। अगला आपका है निषेधवाचक वाक्य, तो जिन वाक्यों में से यानी जिन वाक्यों से कार्य का जो कार्य होता है ना होने का भाव होता है, यानी जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह प्रतिदिन योग नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व हैं, पहला आपका है शुद्धता, सार्थकता, फिर आपका है अस्पष्टता, फिर आपका है तरंगता, ये सभी आपके होते हैं ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व। तो देखिए ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व हैं, पहला आपका है शुद्धता। शुद्धता क्या है, यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, यानी शुद्धता जो है ये ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्यथा परिष्कृत होना चाहिए। दूसरा आपका है सार्थकता, तो ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए और ना ही शब्दों को बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया सार्थकता। अगला आपका है अस्पष्टता, तो अस्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में अस्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। लास्ट आपका है 4 नंबर तरंगता, यानी धुन में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात और बलाघात की तरंगता होना आवश्यक होता है। तो ये आपका हो गया धुन के आवश्यक मूल तत्व। अगला क्वेश्चन है स्वर के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं, एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए स्वरों का जो है वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है, जिनमें से पहला आपका है उच्चारण के समय यानी मात्रा के आधार पर, तो ये आपके होते हैं 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दूसरा आपका है जीभ प्रयोग के आधार पर, जीभ प्रयोग के आधार पर अग्र, मध्य और पक्ष, इसमें भी 3 होते हैं। अगला आपका है मुखाद्वार खुलने के आधार पर, तो मुखाद्वार खुलने के आधार पर विवृत, अधवृत, अर्धसमृद्ध और समृद्ध स्वर, यानी 4 प्रकार के होते हैं। चौथा आपका है ओष्ठाकृत के आधार पर, तो ओष्ठाकृत के आधार पर विवृत यानी कि वृत्ताकार और आवृत्ताकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके डिटेल, इसका डिटेल देखेंगे, तो पहले इसका डिटेल देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, ऐसे करके चारों का डिटेल देखेंगे। तो पहले देखते हैं उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, जिनमें से पहला आपका है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ,
और री हो गया। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी हरस्व स्वर से, यहाँ हरस्व होगा, हरस्व स्वर से कितना? 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। लास्ट आपका है प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से कितना? 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम। जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। जब बहुत तेज किसी को बुलाना होता है दूर से, तो हम लोग इसी स्वर का प्रयोग करते हैं। अगला आपका है 2 नंबर। 2 नंबर आपका है जीव प्रयोग के आधार पर। तो जीव प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, जिनमें आपका ई दोनों और ए। फिर मध्य स्वर, जिसमें आपका आ आता है, और पक्ष स्वर, जिसमें आ, उ दोनों उ और ओ, औ और आ ये आते हैं। फिर आपका है ओष्ठाकृत के आधार पर। तो ओष्ठाकृत के आधार पर 2 होते हैं। पहला आपका है वृत्ताकार और आवृत्ताकार। तो वृत्ताकार के एग्जाम्पल ये, और आवृत्ताकार के एग्जाम्पल में ये। तो ये आपका हो गया स्वर के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं उनका उदाहरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें बताइए। तो चलिए देखते हैं गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें। तो पहला जो आपका है, पहला हमारा गिनती सिखाने संबंधी सर्वप्रथम बच्चों की पूर्व ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, यानी बच्चा पहले से क्या जान रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। अतः बच्चों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर ही गतिविधियों की, यानी गतिविधियां की जानी चाहिए या करवाई जानी चाहिए। दूसरा आपका है यह सुनिश्चित सुनिश्चित करना कि बच्चों को मूर्त वस्तुओं की समझ है या नहीं, यानी ये भी जान लेना है कि वो मूर्त वस्तुएं देख के जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है 3 नंबर, यह ध्यान देना कि बच्चा सीखने के प्रति रुचि ले रहा है या नहीं। यदि नहीं तो बच्चे को गति, यानी बच्चों को गीत, यहाँ गीत होना चाहिए, गति लिखा है, गीत, कहानी या कविता के माध्यम से सीखने का प्रबंध किया जाना चाहिए। इसको हम लोग गीत लिख लेते हैं, ये ऐसे होगा। अगला आपका है 4 नंबर, बालक का वस्तुओं को गिनना अथवा किसी अंक को बोलने पर समझ का पता लगाना, उसके पश्चात गिनती सिखाना। पांचवा आपका है क्रमबद्धता। तो ये सभी आपके थे गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें। अगला क्वेश्चन आपका है दहाई एवं सैकड़ा का अभिप्राय क्या है। चलिए देखते हैं दहाई और सैकड़ा का अभिप्राय। तो देखिए दहाई यानी 9 में से 1 इकाई, 9 में जब हम लोग 1 इकाई जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10, यानी 10 इकाई या 1 दहाई हो जाती है। इस प्रकार 20 इकाई को 2 दहाई, 30 इकाई को 3 दहाई, फिर आपका है ये 40 की इकाई को इसको बोलते हैं 4 दहाई, और 50 में इकाई को बोलते हैं ये आपका होता है 5 दहाई। यहाँ दहाई होगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो 10 में है ये 1 दहाई और इसमें 2 दहाई, यानी ये आपका हो गया दहाई एवं सैकड़ा, ये दहाई हो गया। आगे देखते हैं सैकड़ा। तो सैकड़ा जो है 3 अंकों की प्रथम संख्या 100 होती है सैकड़ा में, जो 99 से क्या है 1 अधिक होती है। इसी प्रकार 224 में 4 सैकड़ा है, 2 दहाई है और 4 इकाई होगा। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है आरोही एवं अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम जो होता है, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे कि 8, 10, 5, 3, 2 ये आपका संख्या लिखा गया है, इसको लिखना है हमको आरोही क्रम में। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा 3, 5, 8, 10 और 12। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम जो होता है, तो अवरोही का अर्थ है घटता हुआ क्रम। तो जब संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहा जाता है।
जैसे ये संख्या दिया हुआ है, इसका आरोही क्रम होगा 48, 25, 10, 6 और 5। यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा लिखा जाता है। अतः आरोही क्रम सबसे छोटे से बड़े की ओर तथा अवरोही क्रम जो होता है ये बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। शुद्ध सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुतलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं। अनुलेख, हम लोग देखते हैं पहले अनुलेख क्या होता है। तो अनुलेख किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं। शिक्षक तख्ती या कॉपी पर वर्ड या शब्द लिख देते हैं और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अनुलेख। अगला आपका है सुलेख। तो सुलेख यानी सुंदर लेख, यानी सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। सुलेख के माध्यम से जहाँ अपने लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़ सके बल्कि वह उसमें रुचि से भी पढ़े। तो ये आपका हो गया सुलेख। श्रुत लेख क्या होता है? तो श्रुत लेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं। श्रुत लेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं है जितना भाषा की शुद्धता का। इसका उद्देश्य छात्रों की श्रवण इंद्रियों को पूर्ण शिक्षित करना भी है ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। तो ये आपका हो गया अनुलेख, सुलेख और श्रुतलेख का महत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, समानार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा, तुरंग, घोटक, संध्वय आदि है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, ये सभी हैं। इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र, देवेंद्र, पुरंदर आदि। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य, मार्तंग आदि हैं। तो ये आपका हो गया समानार्थी शब्द का आशय। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, भाषा शिक्षण की मौखिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त अक्षरों की ध्वनियों का सही प्रयोग आता है। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त अक्षरों की ध्वनियों का सही प्रयोग आता है। यदि हम विचारों एवं भाव की अभिव्यक्ति के समय ध्वनि का उच्चारण उसके निश्चित स्थान से नहीं करेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति दोषपूर्ण और मौखिक भाषा निरर्थक व प्रभावहीन हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं शारीरिक समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो आपका होता है पहला मनोवैज्ञानिक कारण से। तो मनोवैज्ञानिक कारण से क्या होगा? भय, संकोच, शीघ्रता या विलंब आदि शारीरिक दोष के कारण उच्चारण के दोष में आते हैं। इससे तुलतुलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आपका है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में कंठ, तालु, ओष्ठ, दांत आदि अंग में दोष के कारण भी होता है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है PS0099 क्लासेस, वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पीडीएफ नोट करके यहाँ उसका लिंक ऐसे सामने लगा होगा, वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।